फिर से नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चनों को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है कि x की पावर a अपॉन x की पावर b की सबकी पावर a प्लस b, x की पावर b अपॉन x की घात c पावर b प्लस c, x की घात c अपॉन x की घात a की सबकी पावर c प्लस a का मान होगा। इसमें से पहला ऑप्शन है a, बी ऑप्शन है x की पावर a प्लस b प्लस c, सी ऑप्शन है x की पावर a b c और डी ऑप्शन है 0। इनमें से एक क्वेश्चन सही होगा, एक आंसर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी टेट में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जैसे सर हमको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, x की घात a अपॉन x की घात b की घात a प्लस c, और दूसरा इसी में x की घात b अपॉन x की घात c की घात b प्लस c, फिर दिया है x की घात c अपॉन x की घात a की घात c प्लस a, है ना, यही तो दिया। अब यहाँ पर हमें क्या है, घातांक के नियम लगाएंगे। क्या लगाते हैं कि अगर समान आधार हो और भाग की क्रिया हो तो घातें क्या होती, ये घटती, है ना। यानी कि कौन सा नियम लगेगा, पहला x की घात m बटे x की घात n बराबर x की घात m माइनस n, ये वाला लगेगा। तो इसमें हम ये लगा देंगे, तो x की घात हो जाएगा a माइनस b और ये सबकी घात a प्लस b, ठीक है। बहुत स्पीड b माइनस c, ये सब फिर सबकी घात b प्लस c, ये हो जाएगा c माइनस a, ये c प्लस a, है ना। अब ये देखो घात पर घात है, यानी कि अब रूल्स कौन सा लगेगा, x की घात m की घात अगर n है तो क्या करते हैं m इंटू n, यानी कि घात पर घात होती है तो उनको हम क्या करते हैं, घातों का गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो x की घात क्या हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b हो गया, ठीक है। फिर x की घात b माइनस c और b प्लस c हो जाएगा, फिर x की घात c माइनस a और c प्लस a। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, ये a माइनस b a प्लस b, यानी कि एक बार घटा है और एक बार जुड़ा है, कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी कि जो हमारी सर्व समीका हुई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, यही तो होता है। यानी कि जब दोनों पे वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो इन दोनों को जोड़े तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा x की घात b स्क्वायर ऋण c स्क्वायर, फिर x की घात c स्क्वायर ऋण a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो x है ये आधार है और इनकी ये घातें हैं, है ना। तो समान आधार है और गुणा की क्रिया है, यानी कि गुणा में है, तो हम क्या करते हैं, घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि x की घात m गुणित x की घात n है, तो हम लिखते हैं x की घात m प्लस n, ये वाली आइडेंटिटी, है ना, घातांक का नियम। तो जब इनकी घातों को क्या करेंगे, जोड़ दे देंगे, तो x की घात a स्क्वायर b स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण c स्क्वायर धन c स्क्वायर ऋण a स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये ऋण का, ये धन का, ये धन का, और ये ऋण का, ये धन का, ये ऋण का, ये धन का, कट गया, क्या बचा x की घात 0। तो x की घात 0, तो घातांक का नियम है कि किसी की घात 0 हो, यानी कि a की घात 0 बराबर 1, चाहे यानी कि एक से a क्या है, a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या हो, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी और उसकी वैल्यू घात अगर 0 है तो उसका मान होगा, क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो इसका मान 1 होगा। तो देखो ऑप्शन का आंसर पहला सही है, पहला ऑप्शन ए, है ना, 1। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर ए यही सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि यदि 8 की पावर x धन 1 बराबर 64 दिया है हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान होगा। बढ़िया सवाल है, ट्रिकी सवाल है ये। तो आपको करना क्या है, हमें क्या करना है कि जो 8 की पावर x प्लस 1 है ना, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब इनका बेस बराबर हो, है ना। और जब बेस बराबर कर लेंगे तो फिर हम घातों को बराबर कर देंगे और x की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, इसको हल कर लेंगे,
इसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है कि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर इसके फैक्टर करेंगे, क्या होगा 8 64 होगा कि नहीं। तो 8 की घात 2 हो जाएगा, तो ये 8 की घात क्या है x धन 1 है ना। तो देखो बेस बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये घातें भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब x प्लस 1 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2x प्लस 1 की। अब 2x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी, इसमें रखेंगे x की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 रख देंगे प्लस 1, 3 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 ऐसे लिखेंगे, 3 3 9 3 कितना हो गया 27, सिंपल हो गया है ना। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, देखो पहला ऑप्शन क्या है ए 1 बी में 9, सी में 27, डी में 81। तो आंसर कौन सा हो गया सही, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, यानी कि दो भाई हैं, कोई क्या है दो भाई हैं, तो उनकी जो आयु है वर्तमान में, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनका अनुपात जो है 1:2 है, तथा 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था, यानी कि 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले उनका अनुपात 1:3 था। अब वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, पहला है 1:4, बी 3:5, सी 2:3, डी 5:6। इनमें से एक होगा ना ऑप्शन सही। तो कैसे हम याद करेंगे, तो दो भाइयों का वर्तमान अनुपात दिया गया है ना। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी इनकी, वर्तमान आयु हो जाएगी, मतलब एक की x हो जाएगी, एक की दूसरे की 2x हो जाएगी, इन दोनों का अनुपात 1:2 होगा। अब वो कह रहा है कि ये हमको दिया है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब ये वर्तमान है, तो 5 वर्ष पूर्व माने 5 घटा देंगे। तो अगर हम इनको 5 घटा देते हैं, इनका अनुपात करते हैं, फिर 5 ऐसे घटाते हैं, तो वो कह रहा है 1:3 हो जाता है। तो इसका 1:3 है ना, 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालें, 3x 3 × 15 और ये हो जाएगा 2x ऋण 5। अब 2x इधर लाएंगे तो 3x में से 2x घटेगा, ये 15 प्लस ऋण के 5 कितना बचा, x बराबर हो जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू 10 आई। अब वो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद वर्तमान तो ये है, तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा x धन 5 और 2x धन 5। अब इसमें जो x का मान आया है वो रख देंगे, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 धन 5, वो हो जाएगा 10 दूनी 20 धन 5, यानी कि 15 बटे ये हो गया 25। अब 5 से ऊपर नीचे घटेगा, 5 3 15 5 25, 3/5 यानी कि 3:5 आ रहा ना। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन है 1:4, बी ऑप्शन कौन सा 3:5, तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, 3 संख्याओं का योग 165 है, यदि पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 हो तथा दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 हो, तो पहली संख्या होगी, है ना। पहली संख्या कौन सी होगी, पहला ऑप्शन है 80, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 40 है ना। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो अनुपात दिया गया है, पहली संख्या दूसरी अनुपात, पहली और तीसरी का अनुपात दिया है, फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है, तो हम तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि संख्याओं का योग दिया है, जब अनुपात निकल आएगा तो अनुपात को हम योग के बराबर करेंगे, उससे हम x की कुछ वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलते, यानी कि पहली और तीसरी अनुपात, यानी कि पहली और तीसरी संख्या, यानी कि तीसरी का अनुपात कितना है 4:5 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरी 2, ये 2:3,
यानी कि यहाँ लिखेंगे 2, दूसरी है ना 3:2। अब ये जो है दूसरी और तीसरी, इसको अनुपात को बराबर करेंगे, यानी कि यहां पर क्या करेंगे 3 से गुणा और यहां करेंगे 5 से गुणा। ठीक है, तो 3 से अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1:2:3, है ना। 3 चौक 12 और ये 3 5 अनुपात ये 15, है ना। यहाँ भी 15 हो जाएगा, 15 हो गया और ये हो गया 5 दूनी 10। अगर मान लीजिए पहली अगर हमारी 12x है, दूसरी अगर हमारी 15x है ना, और तीसरी हमारी जो है वो 10x है ना, तीसरी संख्या, क्योंकि अनुपात में अगर जब भी दिया हो तो उसको x मान करके मान सकते हैं। अब इनका योगफल हमको कितना दिया गया है, 165 दिया है। कितना दिया गया है, 165। तो इसका मतलब है कि 12x धन 15x धन 10x बराबर कितना होगा, 165। ठीक है, तो 10 अब 15 25 और 12 कितना हो गया है, देखो 5 2 7 ऐसे कर ली, 1 2 3 37x, है ना। 37x बराबर 165, x बराबर 165 बटे 37, और 37 से कटेगा कितनी बार कट जाएगा, बोलो 5 7 35, 5 15 5 बार, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हमें इसमें कोई भी संख्या पूछे, पहली संख्या पूछे, दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, इस x का मान इनमें रख देंगे। अगर वो पहली पूछ रहा है तो x का मान कितना होगा, 12 गुणित 5 यानी कि 60 हो जाएगा। अगर वो दूसरी पूछता तो 12, अगर इसमें दूसरी होगी 15 गुणित 5 75, तीसरी अगर पूछता तो तीसरी कितनी हो जाती, ये 50, है ना। तो इसमें कोई सी भी आ सकती है। तो ये जो आया है ना, कितना आया 60। तो पहली संख्या पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन, पहली संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन कौन सा, पहला ऑप्शन 80 है, दूसरा 60, तो ये 60 यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है ना। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है कि यदि x बराबर 3 धन 8 रूट 8 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होगा। पहला ऑप्शन 38, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 34, डी ऑप्शन 30 है ना। तो इसका में इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा एसएससी में आए, टेट में भी आ सकता है, यूपीएससी में भी आता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आप लोगों को समझना है। क्या करना है कि सबसे पहले हमें को करना है क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 धन रूट का होल स्क्वायर। इसमें क्या करना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी सर्वसमीकरण लगा लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 8 का रूट है तो 8 का रूट हट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6 रूट 8 यानी कि 2ab, इन दोनों 3 दूनी 6, ये 3 का स्क्वायर होगा ये 9 धन 8 धन 6 रूट 8, कितना होगा 9 8, कितना हो गया 9 8 17 धन 6 रूट 8, 6 रूट 8 यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया। जब कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी इस प्रकार का हो कि यहाँ पर पूर्ण संख्या हो, यहाँ पर करनी वाली संख्या हो, कैसी हो, करनी वाली, यानी कि ये रूट लगा है, इसको करनी भी कहते हैं। तो अब इसका उल्टा जब हम करेंगे 1/x², तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा आपको साइन बदल देना है। क्या करना है, इसका जो धन था वो ऋण कर देना है, और ऋण है तो धन कर देना है, उसका 1/x² हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों को। जब हम जोड़ेंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये 17 धन 6 रूट 8 धन 17 ऋण 6 रूट 8 हो जाएगा। अब ये धन का ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 34 हमारा आंसर आराम से निकल करके आएगा डायरेक्ट, है ना 34। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिख रहा है ये सही है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर
छठवां में क्या है कि 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती होगा, यानी कि इसमें ये अनुपात के चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती, यानी कि अगर मान लीजिए अगर कि 8 का जो अनुपात है वही इसका 18 के साथ अनुपात है, यानी कि x क्या हो गया मध्य अनुपाती, ये 8 18 क्या हो गया बाह्य अनुपात है ना। तो इन दो इसका अनुपात कैसे, x 8/x बराबर x बटे 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8 गुणित 18, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर बराबर 8 गुणित, इसको हम लिख सकते हैं 2 9 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, है ना, तो 16 का वर्गमूल क्या आएगा 4, और 3 का वर्गमूल कितना आएगा 3, कितना हो गया 9 का वर्गमूल 3, तो 4 3 ये कितना हो गया 12। तो x क्या था मध्य अनुपाती, तो इसमें आंसर ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया, है ना। बहुत सरल सा सवाल था, क्योंकि कंपटीशन में कहीं कहीं बीच में कुछ सरल सवाल भी होते हैं, कुछ कठिन भी सवाल होते हैं, ठीक है। तो सरल सवाल आपको ये नहीं कि बहुत सरल है कि कहीं ये नहीं, तो उसको ध्यान से आपको करना पड़ेगा, है ना। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एक टोकरी में 1250 फूल है, यानी कि एक टोकरी है, क्या है टोकरी समझ रहे, डलिया, है ना, फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में, यानी कि एक कोई नगर है उसमें मंदिर होंगे, तो मंदिर में प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर है। अगर मंदिर एक नगर में 10 मंदिर हैं तो एक मंदिर पे वो 10 फूल चढ़ाता है। इस प्रकार से उसने 10 मंदिरों पे चढ़ाया होगा, है ना, 10-10 फूल, प्रत्येक मंदिर पे उतने ही फूल चढ़ा रहा है जितने उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाई, कितने टोकरी फूल चढ़ाए 8 टोकरी, तो एक टोकरी में कितने 1250 फूल है, तो 8 टोकरी फूल लग गए उसमें, उस फूल चढ़ाने में मंदिरों में। तो इसका मतलब है कि 1250 और 8 टोकरी लगी, तो 8 गुणित 1250 करेंगे, कुल फूलों की संख्या आ जाएगी कि उसने कितने फूल चढ़ाए। तो उस नगर में कुल मंदिर कितने हैं, मंदिरों की संख्या हमको बतानी है ना। तो अगर हमको चाहे हमको मंदिरों की संख्या पूछे, चाहे वो ये पूछ ले कि एक मंदिर पर उसने कितने फूल चढ़ाए, क्योंकि उतने ही फूल चढ़ाए जितने की उस नगर में मंदिर है। तो अगर हमें फूलों की एक मंदिर पे जितने फूल चढ़ाए हैं उसने, तो उसकी संख्या अगर हमको पता चल जाएगी तो निश्चित है कि हम मंदिरों की संख्या वही होगी जितने उसने फूल चढ़ाए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, कि जैसे अगर मान लीजिए माना कि मंदिर उसमें नगर में x हैं, कितने हैं x, जितने मंदिर हैं उतने ही फूल चढ़ाए एक मंदिर पर, है ना। तो एक मंदिर पर फूल कितने चढ़ाए उसने x, एक मंदिर पर फूल x चढ़ाए, तो कुल फूल कितने हो गए, कुल फूलों की संख्या जो होगी, फूलों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी x गुणित x, यानी कि x की घात 2। अब फूल ये जो चढ़े हैं वो किसके बराबर होगी, उसे 8 टोकरी फूल चढ़ाए और एक टोकरी में इतने थे, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1250 गुणित 8, है ना। आप इसमें गुणा कर दीजिए, 8 पंच 40 की 0, 8 पंच 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 4 20, है ना, और 8 एकम 8, 8 2 10, कितना हो गया 10,000। तो इसका वर्गमूल ले लीजिए 10,000, कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया 100, है ना। इसका मतलब ये होगा कि जो हमने मंदिर थे वो 100 मंदिर है, प्रत्येक मंदिर पर फूल कितने चढ़ाए 100 चढ़ाए उसने,
क्योंकि जितने मंदिर थे उतने ही एक मंदिर पे फूल चढ़ाए, तो कुल मंदिरों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मंदिर कितने हो गए 100। तो पहला ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है ना, पहला ऑप्शन ए 100 है ना। बी में 200 है, सी में 300 है, डी में 400 है, तो पहला ऑप्शन हमारा होगा सही, 100 मंदिर होंगे उसमें। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है कि यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल 36/24 है, तो इनमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यानी कि दो भिन्न हैं, है ना, उन भिन्नों में हमको ये बताना है कि दोनों भिन्नों में कौन सी बड़ी होगी यदि गुणनफल हमारा कितना है 14/15 है और भागफल 36/24 है। तो जैसे सबसे दो भिन्न है तो माना कि सबसे पहले तो माना कि जो भिन्न है, भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर होती है, मानी एक ए बटे बी है और एक सी बटे डी है, दो भिन्न है जिनमें भिन्न क्या होती है? जिनमें अंश और हर हो। अब इसमें क्या है, अब वो ये प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि दोनों भिन्नों का गुणनफल है 14/15, यानी कि ये ए बटे बी इंटू सी बटे डी की वैल्यू दी है 14/15, यानी कि ए सी बटे बी डी बराबर 14/15। एक चीज आ गई, है ना। अब भागफल का मतलब क्या होगा? भागफल का मतलब ये होगा कि ए बटे बी में भागित सी बटे डी, इन दोनों का भागफल होगा। जब भी भागफल ये वाला चिन्ह है तो ये वाली संख्या गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, इनका उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा डी बटे सी। इसका मतलब ये होगा कि ए डी बटे बी सी की वैल्यू कितनी है? 36/24 दी है। कितनी दी है? 36, यानी कि ए डी बटे बी सी बराबर 36/24। अब इन दोनों का क्या करेंगे? अब हमको क्या निकालना है? भिन्न निकालनी है, यानी कि ए बटे बी और सी बटे डी क्या निकालना है? भिन्न निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन पहले इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। अब इन दोनों का फिर से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो ए डी बटे बी सी गुणित ए सी बटे बी डी बराबर कितना हो जाएगा? 36/24 गुणित 14/15। अब यहां देखो, इससे डी से ए डी कट जाएगा, सी से सी कट गया, ए और ए बचा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यहाँ बी बी बचा तो ये हो गया बी स्क्वायर। ये यहाँ कितना बचा? यहाँ काट दीजिए, ये कट रहा है 2 सत्ते 14, ये 12 बार कट गया, ठीक है। अब ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15 बार कट गया, ठीक है। 2 सत्ते 14, 12 दूनी 24 और ये 3 एकम 3, 12 36 और 3 से कटा 3 बचे 15, 5 बार ये कट गया। फिर ये 12 से 12 ये कट जाएगा, कितना बचा? 36 है ना ये, तो 12 36 तो 3 बचे 15, तो 7 बटे ये 12, 12 से 2 सत्ते 14, ये 12 बार ये कट गया। अब देखो इसमें क्या है, ये कितना बचा? ये 36/24 है, ये 24 है ना, तो ये 7 बटे कितना आया? 12, 7/12 आया, कितना? 7/12 ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, है ना। 7/12 आएगा ए सी बटे बी डी 14/15, ये हो गया 36/24 हो गया, है ना। तो ये कट गया, बंद करो उसको। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है कि यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, तो इनमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यानी कि दो भिन्न हैं, जैसे मान लीजिए ए बटे बी और सी बटे डी, दो भिन्न हैं, उनका गुणनफल हमको 14/15 दिया है, भागफल 35/24 दिया है। अब हमको उन भिन्नों में ये देखना है कि दोनों भिन्नें हमारी कौन सी बड़ी है। कभी कभार छोटी पूछ ले तो छोटी निकालेंगे, बड़ी पूछ रहा है तो यह माना कि भिन्न जो है वो ए बटे बी और सी बटे डी है। अब वो ये पहला कह रहा है कि भिन्नों का गुणनफल 14/15 है ना, यानी कि ए
बटे बी गुणित सी बटे डी बराबर है 14/15, यानी कि ए सी बटे बी डी बराबर 14/15। ठीक है पहले। अब दूसरा क्या है, भागफल, यानी कि भागफल माने ए बी में सी डी का भाग देना है। ए बी में सी डी का भाग, ए बी भाग सी डी, इसका मतलब है ए डी बटे बी सी बराबर कितना दिया है 35/24। ये दूसरी मान लीजिए कंडीशन। अब इसमें हम पहली और दूसरी कंडीशन का दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर दें। क्या करें, गुणा। तो गुणा करेंगे तो ए सी बटे बी डी गुणित ए डी बटे बी सी बराबर 14/15 गुणित 35/24। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 5 सते 35, 5 दिया 15, 3 बार कटा। अब ये कितनी बार कटेगा, ये 2 सत्ते 14 और ये 12 दूनी 24 है ना। अब बराबर क्या होगा 7 सत्ते ये 49 बटे 12 ये 36। अब यहाँ देखो डी से ये डी कटा, सी से सी कटा, तो ए का गुणा ए में होगा ए स्क्वायर, बी का गुणा बी में होगा बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर की वैल्यू आई 49/36। तो ए बटे बी की वैल्यू हो जाएगी 7/6, है ना। ए बटे बी की वैल्यू 7/6 आई है, बात समझ आ रही। अब ए बटे बी की वैल्यु यदि हम 7/6 यहां रख दें तो सी बटे डी की वैल्यू आ जाएगी। तो 7/6 अगर रख देते हैं यहां पर 7/6 गुणित सी बटे डी बराबर 14/15। तो 7 से 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा तो ये बचा कितना 6। तो सी बटे डी बराबर 2 गुणित 6/15, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि ये हो जाएगा 4/5, यानी कि सी बटे डी की वैल्यू आई 4/5। अब चूंकि इसमें कौन सी भिन्न पूछ रहा है, बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो देखो ए बटे बी की वैल्यू आ रही 7/6 और सी बटे डी की वैल्यू आ रही 4/5। इन दोनों में बड़ी कौन सी दिख रही है, जैसे 7/6 और 4/5 में कौन सी बड़ी होगी। अगर 4 का भाग 5 में देंगे पॉइंट में तो 5 अट्ठे 40, तो 0.8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और यहां पर देखो 6 का भाग 7 में दोगे तो क्या आएगा 6.6, आज 6 एकम 6 है, 6 एकम 6.6। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बड़ी है कि ये बड़ी है। इसमें 1.6 का भाग 7 में देंगे तो 1 फिर एक बचेगा, दशमलव 0 बढ़ाएंगे 6 एकम 6, तो 1.1 आ रहा है ना। तो इसलिए अब इसमें 0.08 है, ये है 1.1, तो ये ज्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब 7/6 बड़ी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, 7/6, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भिन्नों का गुणनफल या भागफल दिया होता है हर कंपटीशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यदि किसी धन राशि में किसी दर से 6 वर्षों बाद साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि होती है तो रुपया 12,000 पर 3 वर्षों बाद उसी दर से, यानी कि जो दर इसमें है उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है, आने की उम्मीद भी है। जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 चीज कंडीशंस हैं। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और इसमें दर, पहले इस सवाल से जो पहली कंडीशन से दर निकालनी है। तो अगर मान लीजिए कोई आपका मूलधन, कोई धन राशि होगी, मान लीजिए एक्स से, ठीक है, एक्स में 60% जो ब्याज है वो 60% ये हो गया। साधारण ब्याज जो 60% है वो कितना होगा, एक्स गुणित दर आर गुणित समय कितना है 6 वर्ष, 6 वर्ष बटे 100, इससे ये कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, तो 60 बराबर कितना आ गया 6R, तो R बराबर कितना हो गया 10%, यानी कि 10% हमारा इसमें आ गया दर। अब इसी दर से अब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज
यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R, R माने 10/100, कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष का, तो इसमें 3 घात ऋण 1, ये चक्रवृद्धि ब्याज। P की वैल्यू क्या है इसमें? P की वैल्यू दी है यानी कि प्रिंसिपल 12,000, तो इसमें हम 12,000 रख देंगे, ये 12,000 यहाँ रख दिया। अब इसको हल करेंगे, 10 से 1 कट जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, 11 की घात 3, 11 गुणित 11 गुणित 11 बटे 10 की घात 3, तो 1000 हो गया ऋण 1। अब 11 का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, ये 12,000, 11 गुणित कितना हो जाएगा? 1 331, 13,331, यानी कि 11 में 11 121, यहाँ कर लीजिए 121 गुणित 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 एकम 11, 2 13, यानी कि इतना आ जाएगा। ये कितना होगा? 13,000, 1,331, 1,331 ये आ जाएगा। अब ऋण 1,000 बटे 1,000, 1,000 से ये 1,000 कट गया तो 12 बचा, 1,331 में से 1,000 कट जाएगा तो 331 बचा। ठीक है, इनका हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, भारतीय 36, 1 37, हासिल 3, भारतीय 36 और 3 39, यानी कितना आ जाएगा? 3,972। तो इसमें देखो ऑप्शन कितना है? 2,160, 3,160, 3,972, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 9 में का सी ऑप्शन सही है, 3,972 होगा। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है? एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर, यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 तथा P2 हो तो सही कथन बताना है। यानी कि एक वर्ग है और एक आयत है, उनके क्षेत्रफल आपस में कैसे है? बराबर है। क्या है? क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, ये कथन हमको दिया गया है। तो अगर वर्ग का परिमाप P1 है तो आयत का परिमाप P2 है, तो पहला ऑप्शन दिया है P1 इज लेस देन P2, यानी कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से छोटा होगा, या बी ऑप्शन है कि वर्ग का परिमाप छोटा होगा या बराबर होगा, है ना, आयत के परिमाप के। सी ऑप्शन है कि जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप से बड़ा होगा, या डी ऑप्शन है कि वर्ग का जो परिमाप है वो आयत के परिमाप से बड़ा होगा या इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। इनमें से एक सही होगा, है ना। चलते इसको देखेंगे कि कैसे इसको हल करना है। सबसे पहले मान लीजिए एक वर्ग है, एक क्या है? एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा मान लो A1 ये है, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर। अगर एक आयत है, ठीक, जिसकी मान लीजिए B1 और C1 क्या है? B1 और C1 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल B1 क्रॉस C1, ठीक है। ये दोनों बराबर है, यानी कि A1 का स्क्वायर बराबर B1 C1, ठीक है। तो A1 माने वर्ग की भुजा अंडर रूट B1 C1, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है चारों तरफ ये वाला ऐसे, इसका परिमाप है P1 और इसका परिमाप है किसका? आयत का, वो है P2। तो इसका परिमाप क्या होगा? P1 बराबर 4 इंटू A1, A1 बराबर 4 अंडर रूट B1 C1 हो जाएगा, ये P1 हो गया। अब P2 बराबर निकालेंगे तो 2 इन ब्रैकेट P1 प्लस C1, ये इसका परिमाप ये होगा। अब इन दोनों परिमाप में कौन सा बड़ा है?
ये हमको देखना। तो अगर हम देखें, अगर इसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं P1 में, P1 में 4 से भाग दे देंगे तो अंडर रूट B1 C1 बचेगा। अगर इसमें 4 से भाग देते हैं तो P2 बराबर हो जाएगा B1 प्लस C1 बटे 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये जो अंडर रूट P1 C1 हो गया, तो ये श्रेणियों में आता है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी का माध्य, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी का माध्य होता है और ये समांतर श्रेणी का माध्य। तो इसका मतलब है कि ये जो परिमाप है ये क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब वो जो गुणोत्तर श्रेणी माध्य होता है वो समांतर श्रेणी से हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यदि हम कोई भी भुजा B1 बराबर मान लीजिए 4 और C1 बराबर 9 कोई संख्या रख देते हैं जिसका वर्गमूल गुणनफल पे आ जाए, तो 9 चौको कितना आ जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल लेके कितना आएगा 6 आ जाएगा। और यहां पर देखें, यहां पर देखें तो 9 4 13 और 13 दूनी 26, कितना हो रहा है 26। तो इसका मतलब यहां पर ये यहां पर अगर दोनों का 9 चौको 36 यहां रख दें इसमें, तो 9 चौको 36 6 आया, 6 चौको 24, ये कितना हो गया 6 चौको 24 हो रहा है। और ये 13 9 4 13 दूनी 26 हो रहा है, यहां पर ये 26 हो रहा है। और यहां पर देखो 9 चौको 36 6 हो रहा है ना। और यहां पर 9 4 13 का आधा करोगे कितना आएगा 6 दशमलव कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब कौन सा ग्रेटर हो रहा है P2 हो रहा है ना, P2। इसका मतलब ये होगा कि जो P2 है वो किससे बड़ा है, P1 से बड़ा है ना। यहां भी अगर आप रख देंगे तब भी आप देखो ये P2 बड़ा हो रहा है 26 हो रहा है, यहाँ P1 24 हो रहा है ना। अगर आप यहां भी रख देंगे तब भी वही बात है, ये 6 हो जाएगा, ये 6.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो P2 है वो हमेशा P1 से बड़ा होगा, यानी कि आयत का जो परिमाप होगा वो हमेशा वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा, भले ही क्षेत्रफल बराबर। समझ आ रही बात। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि P2 इज ग्रेटर देन P1। जब भी ध्यान रख, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है ना, ए P2 इज ग्रेटर देन P1। तो ध्यान रखना कि जब भी आयत का वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर हों तो हमेशा आयत का जो परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अभी 10वां क्वेश्चन लगाया था। अब 11वां में क्या है कि एक वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर है, यानी कि उसमें क्या था पहले 10वें क्वेश्चन में कि एक वर्ग की क्षेत्रफल बराबर थी, इसमें परिमाप बराबर है। एक वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर है तो उनकी क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर b वर्ग मीटर हो, तो कौन सा कथन सही है। यानी कि वर्ग a का क्षेत्रफल b के वर्ग के आयत के क्षेत्रफल से, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से छोटा होगा, कि छोटा होगा बराबर होगा, कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना। या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, क्या दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती। कोई चीज या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि बराबर है तो बराबर होगी तो बड़ी नहीं होगी, बड़ी है तो छोटी नहीं होगी। मेन चीज निकालना कैसे इसको, ये देखते हैं। तो एक वर्ग तथा आयत का परिमाप, तो वर्ग है अगर, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए वर्ग की भुजा A1 हो गया, तो इसका परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4 × A, यानी कि 4 गुणित भुजा। आयत अगर है इस तरीके का कोई, अगर ये B1 है ये C1 है, तो आयत में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण ये क्या होता है 90 अंश का होता है ना। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण ये भी 90 अंश का हो जाता है।
ठीक है। इसके विकर्ण क्या होते हैं, ये भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये भी विकर्ण बराबर होते हैं इसके आयत के भी। अब तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट b1 प्लस c1, यानी कि दोनों भुजाओं का योग का 2 गुना, है ना, वो आयत का परिमाप हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हैं, वो क्या कह रहा है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो a1 की वैल्यू निकलेगी b1 प्लस c1 बटे 2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर a है और आयत का क्षेत्रफल b वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल माने a बराबर क्या हो जाएगा, एक b1 प्लस c1 अपॉन 2 का ये होल स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, b बराबर आयत का क्षेत्रफल होगा b1 प्लस c1, b1 गुणित c1, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब इन दोनों में क्लियर करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है ना। तो स्वाभाविक है कोई भी अगर हम b1 c1 की जगह मान लीजिए b1 बराबर अगर हमने 4 रख दिया और c1 की जगह 9 रख दिया, या कोई भी आप नाप की कोई संख्या रख सकते हैं, तो इसमें हम देखेंगे 9 4 13 बटे 2 कितना होगा, 13 बटे 2, 13 बटे 2 का मतलब होगा 6.5, कितना होगा, 13 बटे 2 का मतलब 6.5, और 6.5 का वर्ग, 6.5 का क्या करना है, वर्ग करना है, तो 6.5 का वर्ग जो होगा कितना आएगा, 6.5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 5 25, 6 7 6 42, और क्या 2 अंक के बाद दशमलव, 42.25, ये तो 42.25 हुआ। अब इसमें रख दीजिए 9 चौको 36, यहां पर अगर आप रखेंगे 4 गुणित 9 तो ये हो गया 36। तो अब आप बताइए कि 42.25 बड़ा है कि ये 36 बड़ा है, 42.25 बड़ा है, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से बड़ा आएगा, है ना। इसका मतलब है कि जब किसी वर्ग और आयत की क्या परिमाप बराबर हो तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। तो ए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ए, तो एक कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो, है ना, ए बड़ा है बी से, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से हमेशा बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 में लिखा हुआ है 9 ऋण 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11 भागे 5 सही 1/7 का 7/9 बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। क्वेश्चन मार्क माने इसका अगर हम हल करेंगे तो कितना मान आएगा, क्वेश्चन लगा ना, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाए तो इसका मतलब है इसका मान निकाल करके बताना है। तो एक पहला ऑप्शन दिया है ए 1 सही 1/4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 8 सही 32/81, डी ऑप्शन 9, है ना। तो इसमें से एक आंसर सही होगा, है ना, 4 ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, तो इसमें कैसे इसको हल करेंगे, तो ये बॉड मास के आधार पर लगेगा। बॉड मास माने पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर मास, है ना, सब्ट्रैक्शन, यही आपको करना। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माने सबसे लास्ट में घटाना करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट, ऑफ माने के, तो जहां पर का शब्द लिखा है वो उसमें क्या करना है आपको, वहां पर गुणा का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। तो चलते देखें इसको कैसे हल करते हैं। 9, आप देखो पहले तो ये फ्रैक्शन भिन्न है, कैसी है, मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलिए, पहले लिख लेते हैं 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11 भागे 5 सही 1/7 का 7/9, इसका मान निकालना। तो क्या करेंगे,
देखो 9 एकम 9 दो 11, 11/9। जहाँ ये का लिखा है वहां पर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। 11 के 33, 3 36/11 हो गया, भागे 7 पचे 35 और 36/7। जहाँ ये का लगा है उसकी जगह आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब देखो जब गुणा का चिन्ह लग गया तो 11 से ये 11 ऊपर नीचे कट जाएगा, 9 से ये कटेगा 9 चौको 36 4 बार, यहाँ से ये 7 से कट जाएगा, 9 से ये 4 बार ही कट जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ कितना बचा 4 भागे 4। अब इसमें देखो बच्चे क्या करते हैं, पहले घटा देते हैं फिर भाग करते हैं, जबकि बॉड मास क्या कहता है, पहले आपको क्या करना है, भाग करना है, डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करना है। क्या करना है, सबसे लास्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, यानी कि 4/4, यानी कि इस 4 में इस 4 का भाग देंगे। तो 4 से 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 9 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन 1 से 1/4 है, दूसरा ऑप्शन बी है ना, बी ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यदि x स्टार y बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 हो तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान करना है ना, इसका मान ज्ञात करना है कि कौन सा मान होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे पहला ऑप्शन दिया 6, बी ऑप्शन 19, सी ऑप्शन 82, डी ऑप्शन 98, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एसएससी कई बार टेट में भी आ गया, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ गया ये है ना, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि इस प्रकार के जो स्टार वाले सवाल हैं इनके क्वेश्चन हैं तो उनको हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऑपरेशन दिया गया है, यानी कि x स्टार y बराबर ये है, इसके बराबर है ना, तो इसको हम कैसे हल करेंगे कि हमको दिया गया है x स्टार y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 ही दिए एक्स स्टार वाई है ना, तो 2 में ऑपरेशन दिया है और उसका आपको ये उसका फॉर्मूला पूरा दिया गया है कि एक्स स्टार वाई का क्या अर्थ है। तो 1 स्टार 2, अब यहाँ पर देखो 1 स्टार 2 लिखा है, तो ये 1 क्या हो गया एक्स, और ये 2 क्या हो गया वाई। अगर यहाँ एक्स वाई था तो यहाँ एक्स वाई है, अगर यहाँ 1 और 2 हो जाए तो यहाँ x स्थान पर 1 और y के स्थान पर 2 इसमें रख देंगे। x स्थान पर 1 तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर धन 1 गुणे 2 धन 1, तो कितना हो जाएगा 1 धन 2 दूनी 4, 2 एकम 2 धन 1, 4 2 6, 6 कितना हो जाएगा 4 2 1 3, 3 4 3 7 और 1 8, कितना हो गया, ये तो 8 हो गया है ना, 4 2 6 2 8 ऐसे जोड़ लीजिए। अब इसकी वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू आई 1 स्टार 2 की वैल्यू आई 8। ठीक, अब हमको मान निकालना है इसका, तो अब इसको लिखेंगे यहाँ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार 2 की वैल्यू क्या आई 8 है ना, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, तो 8 स्टार 3 हो गया। अब इसके अब यहाँ ये हो गया x और ये हो गया y। अब यहाँ पर x स्थान पर इसी सवाल में क्या रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 8 गुणे 3 धन 1। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 8 का 24 हो जाएगा धन 1। इसको अप्लाई करेंगे तो देखो 24 और 1 25 है ना, और 25 और 9 जोड़ देंगे यहाँ, मान लीजिए 64 धन 25 और 9 कितना हो जाएगा 9 5 14 34, तो यहाँ 34 हो गया। अब 64 और 34 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 98 है ना। इसका मतलब है कि 1 स्टार 2 स्टार 3 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 98 यानी कि 98। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 6, दूसरा बी 19 और सी 82 82 और डी 98 98।
तो हमारा आंसर कौन सा था, ये था 98। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। तो इसलिए चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जामों में कई बार आ चुका है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्या है कि एक बंदर ग्रीस लगे खम्भे पर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। यानी कि एक खम्भा है, इस प्रकार का कोई खम्भा होगा, इस पर ग्रीस लगा है, तो 1 मिनट में कितने मीटर चल रहा है, 5 मीटर चढ़ता है। और जैसे अगला मिनट होता है, क्योंकि ग्रीस लगा है, तो क्या कर रहा है, 2 मीटर फिसल जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए वो यहाँ से 5 मीटर चढ़ा 1 मिनट में, तो अगले मिनट में कितने आ जा रहा है, 2 मीटर नीचे आ जा रहा है। तो नीचे से कितना होगा, ये ऊपर की ओर कितना होगा, 3 मीटर ही तो चढ़ा, क्योंकि अगले 2 मिनट में कितने मीटर चढ़ पाया, 3 मीटर, क्योंकि 1 मिनट में 5 मीटर तो उछाल के चढ़ा, है ना, एकदम उछला। उछलने के बाद फिर ग्रीस लगा था, तो ग्रीस लगा था तो क्या होगा, 2 मीटर, अगले मिनट में 1 मिनट में 2 मीटर फिसल गया, तो नीचे से कितना होगा, 3 मीटर होगा ना। यानी कि 2 मिनट में 2 मिनट में बंदर चढ़ता है कितना, बंदर चढ़ता है कितना, चढ़ता है 5 में से कितना 2 घटेगा, कितना बचेगा, 3 मीटर चढ़ता है। कितने मीटर चल रहा है, 3 मीटर। कितने मिनट में, 2 मिनट में। अगर 3 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो 1 मीटर के कितने मिनट में चढ़ेगा, 1 मीटर चढ़ेगा 2/3 मिनट में, है ना। अब उसको चढ़ना कितना, 35 मीटर चढ़ना है, तो 35 नहीं चढ़ाएंगे, इसमें हम पहले क्या कर देंगे, उसको 33 चढ़ा देंगे। तो 33 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा, 33 मीटर चढ़ेगा 2/3 गुणे 33, 3 से कटेगा 11 बार, 11 बार कट जाएगा, 11 दूनी 22 मिनट। यानी कि बंदर जो है 22 मिनट में 33 मीटर चढ़ गया। कितने मिनट में, 22 मिनट में। अब बचा कितना चढ़ना, उसको कितना है, 35। तो शेष कितनी दूरी बची, तो शेष जो दूरी बची है हमने की 35 में से 33 घटा देंगे, कितने 2 मीटर और चढ़ना है। कितना मीटर चढ़ना है, 2 मीटर। तो अब देखो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो 5 मीटर चढ़ता है वो 1 मिनट में, तो 2 मीटर, तो 2 मीटर चढ़ेगा, 2 मीटर चढ़ेगा कितना, 1/5 गुणे 2 मिनट में, है ना। क्योंकि 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 1 मीटर चढ़ेगा 1/5 मिनट में, इसलिए 2 मीटर चढ़ेगा 2/5 मिनट में। अब चूंकि ये मिनट है, तो इसको हम बदल देंगे सेकंड में। सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे, 5 से 1 कट जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 सेकंड, है ना। कितना हो जाएगा, 24 सेकंड। यानी कि 2 मीटर जो चढ़ेगा वो 24 सेकंड में चढ़ेगा। तो अब टोटल देखो, यहाँ 2 मीटर ये चढ़ गया और 33 मीटर ये चढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 35 मीटर चढ़ गए। तो कितने मीटर, 33 मीटर चढ़ने में 22 मिनट लगे और 2 मीटर चढ़ने में 24 सेकंड लगे। यानी कि टोटल 35 मीटर चढ़ने में उसे 22 मिनट 24 सेकंड लगे। कितने लगे, 22 मिनट 24 सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, पहला ऑप्शन दिया 11 मिनट, तो होगा नहीं। दूसरा बी ऑप्शन है 11 मिनट 24 सेकंड, क्योंकि यहाँ 24 सेकंड तो आ रहा है लेकिन 22 मिनट है, इसलिए ए भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन है 22 मिनट 36 सेकंड, तो आ रहा हमारा 24 सेकंड, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन कौन सा सही बचा, 22 मिनट 24 सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, 22 मिनट 24 सेकंड। समझ में आ रही बात।